हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एग्जाम चैनल। दोस्तों, आज का हमारा 8वां लेक्चर है। आज हम क्लियर करने वाले हैं टाइप ऑफ बाइस। हमने बाइस एंड देखिए यहाँ तक हमने 7वें लेक्चर में क्लियर कर दिया था। तो आई होप कि आपको हेक्सा ब्लेड बाइस, हेक्सा ब्लेड की लंबाई चौड़ाई सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर आपका डाउट रहता है ना, कोई भी अगर आपका सवाल रहता है तो कमेंट में आप पूछ लीजिए, या हमारे डिस्कशन व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप पूछ लीजिए। तो चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टाइप ऑफ बाइस के बारे में पढ़ेंगे एंड और भी यहाँ पर बहुत कुछ पढ़ेंगे। नेक्स्ट ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो। इसके बाद हमारा MCQ होगा। आपको पता होगा कि एक चैप्टर में हम 2 ही लेक्चर प्रोवाइड कराते हैं। तीसरे लेक्चर में उसी चैप्टर के हमारे MCQ को डिस्कस कराते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर टाइप ऑफ बाइस का यहाँ पर देखते हैं क्या है। कार्यखंड को पकड़ने के लिए कई तरह की बाइसें होती हैं। ये मुक्तः शीघ्रता से खुलने योग्य बाइस, देखिए यहाँ पर बोल रहा है मुक्तः से खुलने योग्य, यानी कि क्विक रिलीजिंग बाइस। आपसे क्विक रिलीजिंग बाइस के बारे में क्वेश्चन आता है। यहाँ पर देखिए क्विक रिलीजिंग बाइस कौन कौन सी हैं हमारी। एक तो हो जाएगी पाइप बाइस। पाइप बाइस भी क्विक रिलीजिंग बाइस के अंतर्गत आती है। एक है हैंड बाइस। हैंड बाइस भी आती है क्विक रिलीजिंग बाइस के अंतर्गत। पेन बाइस एंड टूल मेकर्स बाइस, ये हमारी चार बाइस जो हैं एक क्विक रिलीजिंग बाइस के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि इन्हें हम शीघ्रता से खोल सकते हैं एंड लगा सकते हैं। गाइज, आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि आने वाले हर लेक्चर की वीडियो आपको मिलती रहें। गाइज, आपको पता ही होगा कि हमारे चैनल पर DRDO चैप्टर 10 फिटर टेंडर मशीनिस्ट के स्टूडेंट्स के लिए फ्री बिल्कुल कोर्स चल रहा है। तो इसलिए सभी दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इस कोर्स का लाभ ले सकें। एंड हमारे चैनल पर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो भी अपडेट आते हैं, उसके वैकेंसीज आती हैं, उसके अपडेट भी टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। एंड फुल स्टडी मटेरियल की डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। किसी भी तरह का स्टडी मटेरियल आपको डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना। शीघ्रता से खुलने योग्य बाइस, देखिए यहाँ पर क्या है, यह साधारण बेंच बाइस की ही तरह होती है, लेकिन इसके चल जबड़े जो मूवेबल जो होते हैं को खोलने के लिए एक लीवर या ट्रिगर, जिसे हम बोलते हैं लीवर या ट्रिगर का प्रयोग किया जाता है। यदि चल जबड़े के सामने लगे ट्रिगर को दबा दिया जाए तो वह नट को अलग कर देता है। देखिए इसमें होता क्या है, जो क्विक रिलीजिंग बाइस है उसमें आपका एक क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ पर पहले देख रहे थे, जिसमें शीघ्रता से स्क्रू व चल जबड़े को किसी निश्चित स्थान पर सेट किया जा सकता है। जो हमारी क्विक रिलीजिंग बाइस होती है उसमें होता क्या है कि हाफ नट लगा होता है, आपका उसमें हाफ नट लगा होता है। देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपका उसमें हाफ नट लगा होता है और इस प्रकार से आपको उसमें हैंडल रहता है। तो जैसे ही हम यहाँ पर हैंडल को पुल करते हैं, नीचे की ओर दबाते हैं, तो यहाँ से हैंडल हमारा ऊपर उठ जाता है। तो हमारा जो यहाँ पर जो बॉक्स नट है, बॉक्स नट और हैंडल का यहाँ पर संपर्क टूट जाता है और इसे हम आसानी से आगे पीछे खिसका सकते हैं। डायरेक्ट हमको घुमाने की, यहाँ पर रोटेट करने की ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए इसे बोलते हैं क्विक रिलीजिंग बाइस। देखिए यहाँ पर एक बाइस का यहाँ पर चित्र दिया गया है, यहाँ पर एक लीवर लगा होगा। देखिए यहाँ पर ये बाइस है, यहाँ पर लिखा गया है क्विक रिलीजिंग लीवर, ये यहाँ पर लिखा गया है क्विक रिलीज लीवर। इसे आप जैसे ही नीचे की तरफ दबाओगे तो इसके अंदर जो बॉक्स नट लगा है, इसके अंदर कुछ इस प्रकार से जो बॉक्स नट लगा है उसमें ये लीवर है, और लीवर का जैसे ही संपर्क वहाँ पर ऊपर उठ जाता है तो इसकी जो बॉक्स नट की थ्रेड से हमारा स्पिंडल की थ्रेड का संपर्क टूट जाता है और डायरेक्ट हम अंदर बाहर कर सकते हैं, खोल सकते हैं, लगा सकते हैं। तो आई होप कि आपको क्विक रिलीज लीवर कैसे काम करता है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर बोला था कि पाइप बाइस भी हमारे क्विक रिलीजिंग लीवर के अंतर्गत आती है। आपको लगता होगा कि मैं बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे से समझाता हूँ, लेकिन गाइज मैं इसीलिए समझाता हूँ कि एक छोटे से छोटे कम पढ़े हुए भी स्टूडेंट को समझ में आ सके और आपका इस लेक्चर देखने के बाद उसका कोई भी डाउट ना रह सके। हमारा यहाँ पर लक्ष्य होता है लेक्चर लेने का कि हमारा लेक्चर देखने के बाद स्टूडेंट्स के मन में कोई डाउट ना बचे, ये हमारा लक्ष्य होता है। इसलिए आपको एक छोटी से छोटी बात को समझानी पड़ती है, क्योंकि आप वीडियो देखो, मैं 5 मिनट में ही पूरा लेक्चर ख़त्म कर दूं, ऐसा भी कर सकता हूं, स्पीड में पढ़ा दूंगा कि पाइप बाइस का इस्तेमाल धातु की गोल काट ट्यूब पाइप को पकड़ते के लिए किया जाता है। इस बाइस में स्क्रू तथा चल रहे, ये होता है जबड़ा उधर उधर कार्य करते हैं। बस हो गया, आपको कुछ समझ में आया नहीं आया।
इसलिए आपको टाइम को देखते हुए टाइम की आप वैल्यू समझिए। आप अगर आध घंटा या 45 मिनट या 40 मिनट टाइम दे रहे हो लेक्चर देखने के लिए, तो आपको वहाँ पर वो कंटेंट जो मिल रहा है उसको समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। इसलिए आप एक बार समझ लेंगे तो कभी आपको फिर दोबारा से देखने की, दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओनली आपको रिवीजन करना होगा वो, जैसे कि मैं लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो मैं MCQ की वीडियो बना तो उसमें आपका पता चल जाता होगा कि आप कितनी आपकी तैयारी है, कितना आपको याद हो रहा है, कितना आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए पाइप वाइज में भी बोला जा रहा था कि क्विक रिलीजिंग वाइज के अंतर्गत आती कैसे आती है, देख लेते हैं। पाइप वाइज को इस्तेमाल धातु की गोल काट राउंड सेक्शन ट्यूब तथा पाइप को पकड़ने के लिए किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। इस वाइज में स्क्रू ऊर्ध्वाधर तथा चलने योग्य होता है, जबड़ा ऊर्ध्वाधर काम करता है। ये हमारी यहाँ पर आपको पाइप वाइज देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर इसका ये स्पिंडल है, यहाँ पर ये हैंडल है, और इसका ये ऊपर अपर जो है ये आपका लोअर जो है, इसे ही हम मूवेबल जॉब बोल सकते हैं, क्योंकि ये ही जॉब हमारा मूव करता है, ये हमारा फिक्स जॉब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, जब देखिए हम किसी भी चीज़ को यहाँ पर वर्टिकली घुमाते हैं, यहाँ पर हम घुमाने में आसान रहता है, इसलिए हम इसे जल्दी से घुमा सकते हैं। इसमें कोई हाफ नट नहीं है जैसे कि इसको इंगेज डिसंगेज कर सकें यहाँ पर, लेकिन हम फास्ट यहाँ पर घुमा सकते हैं, इसलिए इसे क्विक रिलीजिंग करते हैं, क्योंकि इसे हम जल्दी से खोल सकते हैं। आपसे अगर क्वेश्चंस पूछा जाए कि पाइप वाइज कितने पॉइंटों पर जॉब को पकड़ती है, जो जॉब हमारा होता है कितने पॉइंटों पर पकड़ती है, क्वेश्चन आपने कभी नहीं पढ़ा होगा लेकिन एग्जाम में आ सकता है, तो ठीक है ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, पाइप वाइज कार्य की सतह को 4 बिंदुओं पर पकड़ती है। जो हमारी पाइप वाइज जो है वो हमारे वर्क पीस को 4 पॉइंटों 4 बिंदु पर पकड़ती है या पकड़ता है। पाइप वाइज के पुर्जों को फिगर 2 में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर पाइप वाइज के जो पुर्जे हैं आप देखिएगा, फिगर 2 कहाँ दिया है, ये हमारा फिगर 2 है, तो आप पुर्जे देख ही सकते हो, हैंडल स्पिंडल ऊपर जो लोअर जो है स्पिंडल ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने देख लिया। एंड गाइज अब हम चलते हैं यहाँ पर हमारी हैंड वाइज की ओर। अगर आप देखोगे तो हैंड वाइज आपको समझना चाहिए बहुत अच्छे से। दस्ती वाइज, हैंड वाइज को इस्तेमाल स्क्रू रिवेट की छोटी ड्रिल तथा अन्य छोटी वस्तुओं को पकड़ने में किया जाता है, ठीक है। छोटी छोटी वस्तु जैसे कि हमारी रिवेट हो गई, कोई स्क्रू हो गया, कोई की हो गई, कोई ड्रिल हो गया, उस पर जब हमको कार्य करना होता है तो उसे हम बेंच वाइज या कोई बड़ी वाइज में नहीं पकड़ सकते हैं। आपने बेंच वाइज, मैंने जब 7वां लेक्चर पढ़ाया था उसमें आपको बेंच वाइज का क्लियर किया था। ये अलग से वाइज हैं जो आपको पढ़ना चाहिए, टाइप ऑफ वाइज जो अलग अलग प्रकार की होती हैं वो यहाँ पर आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो ज़रा ध्यान से समझिए कि हमको हैंड वाइज की ज़रूरत क्यों पड़ी। कुछ इतने छोटे वर्क पीस या कंपोनेंट या टूल होते हैं जिसे हम बेंच वाइज में नहीं पकड़ सकते, उसलिए हमको हैंड वाइज ज़रूरत पड़ी। तो जैसे कि स्क्रू हो गया, स्क्रू इतना छोटा होता है आप उसे पकड़ सकते हो, बेंच वाइज नहीं पकड़ सकते। रिवेट हो गई, चाबी हो गई, की जिसे बोलते हैं, ड्रिल हो गया। तो छोटी वस्तु पकड़ने के लिए किस वाइज का प्रयोग किया जाता है, हैंड वाइज का प्रयोग किया जाता है। जिन्हें बेंच वाइज में पकड़ना कठिन होता है, दस्ती वाइज विभिन्न आकार में साइज मिलते हैं। लंबाई कितनी होती है दस्ती वाइज की, 125 से 500 mm तक होती है, ठीक है। तो जबड़े की चौड़ाई होती है 40 से 44 mm, ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए। लंबाई 125 से 150, 125 से 150 एंड उसकी जबड़े की चौड़ाई 40 से 44 mm होती है। स्क्रू पर बिंग नट लगाकर, स्क्रू जो उसमें होता है उसमें बिंग नट लगाकर जबड़े को खोला या बंद किया जा सकता है। नट को 22 की एक टांग में लगाकर दूसरे से निकालते हुए लगाते हैं। देखिए यहाँ पर आपका 22 है, देख लीजिए, एक ये हमारा जो है, एक ये हमारा जो है, इस जॉब से यहाँ पर दूसरे जॉब में निकालते हुए स्क्रू को यहाँ पर बिंग नट से कस दिया गया है। बिंग नट को कसते हैं, ढीला करते तो हमारे जॉब खुलते हैं एंड टाइट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक स्ट्रिप लगाई जाती है जिसे स्प्रिंग बोलते हैं। ये स्प्रिंग ये हमारे जो यहाँ पर जो हैं उन्हें खोलते हैं, स्प्रिंग हमारे जो खोलते हैं, और जैसे हम इस बिंग नट को टाइट करते हैं स्प्रिंग दबती है एंड हमारे जो टाइट होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो अभी लंबाई बोला जा रहा था तो लंबाई इसकी कैसे लेते हैं, लंबाई लेना यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जॉ से इस पिवट की सेंटर की दूरी तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तक आपकी लंबाई होती है एंड जबड़े की चौड़ाई जो 40 से 44 होती है वो आपकी यहाँ तक होती है, देख लीजिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपकी होती है जबड़े की चौड़ाई, यहाँ से एंड यहाँ तक होती है आपकी
लंबाई जो कि दिया गया है 125 से 125 से 150 एंड जबड़े की चौड़ाई 40 से 44। ठीक है, 40-44 ये आपको नोट कर लेना है, याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारी पेन वाइस की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी, देख लीजिए यहाँ पर पेन वाइस का इस्तेमाल छोटे व्यास के जॉब कार्य पकड़ने में किया जाता है। अब आप बोलोगे कि छोटे जॉब को पकड़ने के लिए तो हम हैंड वाइस का यूज करते हैं, लेकिन पेन वाइस यहाँ कहाँ से आ गई और क्यों यूज करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चंस में पूछा जाए, कभी क्वेश्चंस आ जाए एग्जाम में पूछा जाए कि छोटे जॉब को पकड़ने के लिए किस वाइस का प्रयोग करेंगे, आपको वहाँ पर ऑप्शन देखने को अगर मिलें कि वहाँ पर हैंड वाइस भी हो और पेन वाइस भी हो, तो आप कौन सा लगाएंगे। यहाँ पर देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आपका डाउट जो है वो क्लियर कर देता हूँ। हैंड वाइस जो होती है हैंड वाइस हमारे राउंड जॉब भी पकड़ सकती है, ठीक है, हमारे रेक्टेंगुलर जॉब भी पकड़ सकती है एंड त्रिकोण जॉब भी पकड़ सकती है। यानी कि राउंड जॉब, अनियमित आकार की जॉब भी हैंड वाइस पकड़ सकती है, अनियमित आकार के छोटे जॉब भी हैंड वाइस पकड़ सकती है। अगर पेन वाइस से आपका क्वेश्चन आता है तो उसमें ऑप्शन क्वेश्चंस में लिखा जाता है कि छोटे व्यास के वायर को पकड़ने के लिए, छोटे व्यास के तार को पकड़ने के लिए, छोटे व्यास के जॉब को पकड़ने के लिए किस वाइस का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से क्वेश्चंस आएगा। अगर यहाँ पर पेन वाइस से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर देखिए कार्य पकड़ने में किया जाता है। इसमें हैंडल तथा दूसरे सिरे पर छोटा कॉलेट चक लगा होता है। कॉलेट चक आपने लेथ मशीन का देखा होगा, तो उसी प्रकार इसके जॉ खुलते हैं कॉलेट चक के अनुसार। वो कॉलेट चक ही इसके एक सिरे पर लगा होता है, ठीक है, यहाँ पर लगा होता है। चक में लगे जबड़ों के सेट को हैंडल द्वारा घुमाकर संचालित किया जाता है। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका हैंडल हो गया, ये हमारी पेन वाइस है, पूरी पेन वाइस है, ये हमारा हैंडल हो गया। यहाँ पर आपके जो हैं, यहाँ पर इसमें 3 जो होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पेन वाइस में कितने जो होते हैं, तो 3 जो होते हैं। और पेन वाइस का जो यहाँ पर फ्रंट भाग, आगे का भाग होता है, वो हमारा कॉलेट चक के समान या कॉलेट चक होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको एक एक बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर हैंडल को घुमाकर हम यहाँ पर जॉ को खोल सकते हैं एंड लगा सकते हैं, ठीक है। अब हमारी आ जाती है टूल मेकर्स वाइस। कौन सी रहती है? टूल मेकर्स वाइस। यहाँ पर टूल मेकर्स वाइस, इसका प्रयोग छोटे जॉब कार्यों को पकड़ने के लिए किया जाता है, जिस पर ड्रिलिंग अथवा रेतने का कार्य करना हो अथवा समतल प्लेट पर छोटे जॉब को चिन्हन टूल मेकर्स वाइस का इस्तेमाल किया जाता है। यह मृदु इस्पात का बना होता है। आपका जो टूल मेकर्स वाइस है वो माइल्ड स्टील का बना होता है। इसका प्रयोग छोटे जॉब कार्यों को पकड़ने के लिए किया जाता है। अब आप बोलोगे कि छोटे जॉब को पकड़ने के लिए हैंड वाइस का प्रयोग भी किया जाता है, छोटे जॉब पकड़ने के लिए टूल मेकर्स वाइस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें अंतर क्या है। देखिए, इसमें भी लिखा गया है कि छोटे जॉब कार्यों को पकड़ने के लिए, ठीक है, पकड़ने के लिए किया जाता है, जिस पर ड्रिलिंग अथवा रेतने का कार्य, फाइलिंग या ड्रिलिंग करना हो अथवा समतल प्लेट पर छोटे जॉब को चिन्हन में टूल मेकर्स वाइस का इस्तेमाल किया जाता है। समतल प्लेट पर, हमारी सरफेस प्लेट पर मार्किंग करने के लिए टूल मेकर्स वाइस का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सरफेस प्लेट पर या छोटे जॉब की मार्किंग करने के लिए हम किस वाइस में होल्ड करेंगे, तो वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा टूल मेकर्स वाइस में हम होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। यह माइल्ड स्टील की बनी होती है। लेकिन आपका एक और क्वेश्चंस बनता है टूल मेकर्स वाइस से, वो है कि फिनिश जॉब को पकड़ने के लिए किस वाइस का यूज करते हैं, तो वहाँ पर टूल मेकर्स वाइस का यूज करते हैं। टूल मेकर्स वाइस का परिशुद्ध रूप से मशीनन किया जाता है, ठीक है। टूल मेकर्स वाइस को अगर कोई फिनिश जॉब है, उसमें कोई मशीनिंग क्रिया करना है, ड्रिलिंग या कुछ ऑपरेशन करना है, तो उस फिनिश जॉब को पकड़ने के लिए हम टूल मेकर्स वाइस का प्रयोग करते हैं। एंड छोटे जॉब को पकड़ने या मार्किंग करने के लिए या ड्रिलिंग करने के लिए टूल मेकर्स वाइस का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे हैंड वाइस उससे छोटे जॉब पकड़ सकते हैं, लेकिन छोटे जॉब हम पकड़ के हैंड वाइस से कभी ड्रिलिंग नहीं कर सकते। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि छोटे जॉब की ड्रिलिंग करने के लिए उसे किस वाइस में होल्ड किया जाता है या किया जाएगा, तो आपका वहाँ पर टूल मेकर्स वाइस इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन भी वही बनेंगे जो बन सकता है, ठीक, अलग से तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक आपकी होती है लेग वाइस इंपॉर्टेंट है, लेग वाइस को ज़रा ध्यान से समझिए। एक होल्डिंग युक्ति डिवाइस है जिसे फोर्जन शाखा में
कहाँ पर करते हैं, इसे फोर्जिंग में करते हैं। बेंडिंग अथवा फोजन कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रहार करते समय टूटने से बचाने के लिए इसे हम मृदु इस्पात का बनाया जाता है। इसे हम माइल्ड स्टील से, या माइल्ड स्टील ऑप्शन में ना होकर आपका होता है रॉट आयरन। अगर हम इसे लेग बाइस को कास्ट आयरन से बना देंगे तो कास्ट आयरन हमारा भंगुर होता है, और जैसे ही हम इस पर चोट मारेंगे, कोई बेंडिंग या फोर्जिंग कार्य करेंगे, तो ये हमारी जो बाइस है वो टूटकर बिखर जाएगी और हमारी बाइस है जो टूट जाएगी। इसलिए हम इसे रॉट आयरन या माइल्ड स्टील का बनाते हैं। कुछ इस प्रकार से आपकी लेग बाइस देखने को मिलेगी, कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। आपने यहाँ पर पढ़ा होगा किसी बुक में, यहाँ पर सभी आप पार्ट्स को देख लीजिए। आप पार्ट्स में हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पार्ट्स तो आप जानते होंगे कि मूवेबल जो यहाँ पर आपको फिक्स जो मूवेबल जो है, इसके जो हैं जो गोलाई में खुलते हैं। गोलाई में क्यों खुलते हैं, देखिए यहाँ पर एक रिवेट या पिवट या आप बोलते हैं, या हिंज या जबड़ा आपने पढ़ा हो किसी बुक में कि उसमें हिंज या जबड़ा लगा होता है जो मूवेबल जो खुलते हैं, लेग वाइज मूवेबल जो खुलते हैं, क्योंकि उसमें एक हिंज या जबड़ा लगा होता है। तो ये हमारी एक कोई टेबल है, टेबल पे हमारा यहाँ पर बेस है, बेस के ऊपर हमारा फिक्स है, ठीक है, फिक्स हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक लेग है, उसकी एक लेग है। लेग को हमने यहाँ पर एक ब्रैकेट द्वारा यहाँ पर जो हमारी टेबल थी, टेबल की लेग से ही फिक्स कर दिया। उसके बाद एक टेबल में हमने यहाँ पर एक हिंज या जबड़ा जिसे बोलते हैं, हिंज लगा दिया, ठीक है, हिंज यहाँ पर या ब्रैकेट ही बोल सकते हैं, लगा दिया। उसमें यहाँ पर हमारा मूवेबल जो फिक्स किया गया है, जैसे ही हम यहाँ पर हैंडल को रोटेट करते हैं, हैंडल को ढीला करते हैं, तो हमारा जो है वो कुछ इस प्रकार नहीं आता कि पीछे की ओर स्लाइड करेगा। वो हमारा जो है कुछ इस प्रकार नीचे की ओर आता है। देखिए मैं आपके लिए बताऊं, हमारा जो है वो नीचे की ओर आता है, कुछ इस प्रकार से नीचे की ओर आता है, ना कि इस प्रकार से पीछे की ओर आता है। इसलिए बोलते हैं कि लेग बाइस जो होती है वो हमारी गोलाई में खुलती है। गोलाई में खुलने का ही कारण है कि उसका यहाँ पर बेस नहीं होता कि वो स्लाइड कर सके। उसका जो मूवेबल जो होता है वो एक ही जगह फिक्स होता है, वो स्लाइड नहीं कर सकता। इसलिए जो है वो गोलाई में खुलते हैं। यहाँ पर आपको टूल मेकर्स बाइस देखने को मिल जाएगी। ये आपने अगर ड्रिलिंग कभी की है तो आपने टूल मेकर बाइस का यूज किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर टांग बाइस के यानी लेग बाइस के यहाँ पर आपको पार्ट्स मिल जाएंगे। देखिए इसे आपको हिंदी में चूल कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, पिवट या चूल कहते हैं, जो अभी मैं यहाँ पर आपके लिए समझा रहा था, इस पिवट या चूल हम कहते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग आपको इसका नाम मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर लिखा भी गया है, देख सकते हो कि हिंज, यहाँ पर लिखा गया है हिंज जबड़े से जबड़ा एक त्रिज्यीय पथ में चलता है, इसलिए बाइस में लगे जॉब को रेखीय संपर्क के कारण ठीक से नहीं पकड़ा जा सकता। इसलिए बेंच बाइस में पकड़ने वाले जॉब को टांग बाइस में नहीं पकड़ा जा सकता। केवल हैमरिंग किए जाने वाले जॉब को लेग बाइस में पकड़ा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बेंच बाइस में पकड़ने वाले जॉब को क्या हम लेग बाइस में पकड़ सकते हैं, हाँ या नहीं, हाँ या ना, तो आप बिल्कुल लेग बाइस में उसे नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे जो हैं वो कुछ गोलाई में खुलते हैं इस प्रकार से। तो वहाँ पर जो हमारा कॉन्टैक्ट सरफेस यानी कि ग्रिपिंग पावर जो है वो कम होती है, वहाँ पर हमारी ग्रिपिंग पावर कम होती है, हमारा जॉब वहाँ पर सही से नहीं पकड़ा जाएगा। इसलिए हम बेंच बाइस पकड़ने वाले जॉब को लेग बाइस में नहीं पकड़ सकते। जिस बाइस पर हमको हैमरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है उसे हम लेग बाइस में पकड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर मान लो कि यहाँ पर कोई जॉब है हमारा और यहाँ पर हमने लेग बाइस में होल्ड कर दिया, तो जैसे ही हम हैमरिंग करेंगे तो ऊपर से हम उस पर स्ट्राइक करेंगे। तो जैसे हम ऊपर से इस पर स्ट्राइक करेंगे तो इस पर तो ऊपर से फोर्स तो आ रहा है ना, तो ये उछलेगा तो नीचे की ओर ही जाएगा ना, नीचे की ओर जाएगा तो नीचे की ओर जाने से ग्रिपिंग पावर बढ़ेगी ना कि घटेगी। इसलिए हैमरिंग करने वाले जॉब को हम लेग वाइज पकड़ सकते हैं, लेकिन जो जॉब हम बेंच वाइज पकड़ सकते हैं, जैसे कि हम फाइलिंग करना है या कुछ चीलिंग करना है, ये सब ऑपरेशन करने के लिए हमको लेग वाइज में ही होल्ड करना होगा। यहाँ पर अगर हम चीलिंग करेंगे तो हमारी यहाँ पर होल्डिंग प्रक्रिया सही नहीं है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर चील करेंगे तो हमारा जॉब यहाँ पर उछट सकता है, छिड़क सकता है एंड यहाँ से
भाग सकता है। ठीक है, आपको लेग वाइज के बारे में सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया तो कमेंट करके पूछ लीजिए, वहाँ पर आपको ज़रूर ही आंसर आपका मिल जाएगा। एंड गाइज, आपसे मैं एक और बात शेयर करना चाहता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी है। आपके लिए पता होगा कि हर संडे को हमारा टेस्ट होता है, अभी इस संडे को भी हुआ था। ठीक है, तो आप संडे को टेस्ट देने के लिए टेलीग्राम चैनल में आपको जुड़ना होगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल में ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा ताकि आपको संडे को टेस्ट देने को मिल सके। टेस्ट देने से आपको अपनी तैयारी का पता लगेगा, अपने टाइमिंग का पता लगेगा कि हम कितनी टाइमिंग, कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। हम टेस्ट में जो क्वेश्चंस रखते हैं वही क्वेश्चंस रखते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। बहुत ही रिसर्च करके टेस्ट हम बनाते हैं, तो आपको टेस्ट ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए। एंड गाइज, अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर DRDO की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए, यूथ की बुक, निमी की बुक, एशियन की बुक, सभी बुक की PDF एंड बुक की बाय लिंक, अगर आप बुक खरीदना चाहते हो बुक खरीद सकते हो, PDF डाउनलोड करना चाहते हो PDF डाउनलोड कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके कर लीजिए एंड पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए, जब भी आप DRDO को क्रैक कर सकते हो, DRDO एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। यहाँ पर हम आपको पढ़ना है ट्राई स्कोर। आप अगर कहते हो कि ट्राई स्कोर बहुत सिंपल टूल है, बहुत आसान है, तो आपका ये गलत है, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है हर एक एग्ज़ाम में ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आपका ट्राई स्कोर से क्वेश्चंस वहाँ पर नाम ले। ट्राई स्कोर से क्वेश्चन ज़रूर एक ना एक आता है, तो ट्राई स्कोर से आपको अच्छे से पढ़ना है। आप DRDO में 100% मैं कह रहा हूँ एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर ट्राई स्कोर से आएगा। देखिए, मैंने ट्राई स्कोर का जिक्र शायद फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में भी पहले जो अपलोड किया उसमें भी किया था। इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे ट्राई स्कोर क्या होता है, कैसे काम करता है, किस धातु का बना होता है, इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है। तो ट्राई स्कोर को हिंदी में कहते हैं हम गुनिया। एक ऐसा परिशुद्धता मापी यंत्र, प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रयोग सतहों की वर्गकारता, स्क्वायरनेस, 90 डिग्री कोणों की जांच करने के लिए किया जाता है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारा ट्राई स्कोर एक कैसा टूल है, चेकिंग टूल है या मेजरिंग टूल है, चेकिंग टूल है या मेजरिंग टूल है, तो देखिए हमारा जो ट्राई स्कोर होता है उस पर हमारी कोई भी ग्रेजुएशंस अंकित नहीं होती है, इसलिए हम उससे मेजरिंग टूल नहीं कह सकते हैं, उसे हम चेकिंग टूल ही कहेंगे, क्योंकि उससे हम फ्लैटनेस, स्क्वायरनेस चेक कर सकते हैं, ना कि मेजर कर सकते हैं। तो हमारा ट्राई स्कोर एक चेकिंग टूल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो हमारा ट्राई स्कोर चेकिंग टूल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि गुनिया द्वारा मापने की परिशुद्धता कितनी होती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने जो आप नोट्स बना रहे हो उसमें लिख लीजिए। 100% बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर 0.002 mm प्रति 10 mm की लंबाई में आपकी जो ट्राई स्क्वायर, देखिए लंबाई, जैसे अगर पूछा जाए कि ट्राई स्क्वायर का साइज कहाँ से लिया जाता है, आपने यहाँ पर बोल दिया कि लंबाई में, तो साइज कहाँ से, हम लंबाई कहाँ से नापेंगे ट्राई स्क्वायर की। देख लीजिए यहाँ पर आप लंबाई कहाँ से मापोगे। यहाँ पर जो आपको कट नीचे दिख रहा है, थोड़ा सा कट, और यहाँ से ब्लेड की यहाँ से यहाँ तक कट तक की दूरी को अगर आप नापोगे, यानी ब्लेड की पूरी लंबाई को हम ट्राई स्क्वायर की लंबाई कहते हैं। तो इस स्टॉक की लंबाई से आपको कुछ लेना देना नहीं है कि यहाँ पर कितनी है, ब्लेड के बराबर है, आधी है, 1/3 है। इस ट्राई स्क्वायर के ब्लेड की लंबाई ही ट्राई स्क्वायर का साइज होता है। तो यहाँ पर आप देखिए अंडर कट जो यहाँ पर बना होता है, इससे भी क्वेश्चन आता है कि ट्राई स्क्वायर में एक कट क्यों दिया होता है। तो हमारा जो जॉब जो होता है, जॉब हमारा कुछ इस प्रकार होता है, जब हम 90 डिग्री यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर कॉर्नर पर कुछ बर यहाँ पर बनती है, तो उस बर को स्थान देने के लिए यहाँ पर बर यानी कि कोई चिप्स टाइप छोटी मोटी बहुत मामूली सी यहाँ पर एक मेटल रहता है, उसको स्थान देने के लिए हम यहाँ पर एक कट लगा देते हैं, ताकि ये कोना जो है हमारा सही से बैठ जाए वहाँ पर, और हमारा सही से 90 डिग्री का एंगल
चेक हो सके। ठीक है, बर का आप कट का समझ में आ गया होगा और आपको साइज का भी समझ में आ गया होगा। एक बात और समझा दूँ, उसमें बोला गया है कि 0.002 mm प्रति 10 mm की लंबाई में। ठीक है, अब क्या है, कैसा प्रिसीजन टूल है, तो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है इसकी 10 mm है। ठीक है, इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी 10 mm हो गई। अब इसकी अगर आप एक भाग का मान निकालोगे तो वहाँ पर 0.002 आएगा। क्या आएगा, एक भाग का मान। यहाँ पर अगर कोई यहाँ से यहाँ तक की 10 mm लंबाई है, उसमें उस 10 mm लंबाई को जितने भागों में डिवाइड किया गया है उसके एक भाग का मान आपका आएगा 0.002 mm। तभी तो हमारा लीस्ट काउंट या हम बोलते हैं परिशुद्धता निकलेगी ना। एक भाग का मान हम निकालते हैं, वही तो हमारी परिशुद्धता होती है। तो यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर लिखा गया है परिशुद्धता लगभग 0.002 mm प्रति 10 mm होती है। रट लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कार्यशाला कार्यों के लिए बहुत सही है। गुनिया में समांतर सतहों वाला एक ब्लेड लगा होता है। ब्लेड स्टॉक से 90 डिग्री पर लगाया जाता है। 90 डिग्री पर तो लगाना ही होगा, तभी तो हमारा ट्राई स्क्वायर गुनिया बनेगी। गुनिया कठोरीकृत इस्पात का बना होता है। अगर आपसे पूछा जाए ट्राई स्क्वायर किस धातु का बना होता है, तो हार्डेंड स्टील का बना होता है। कठोरीकृत इस्पात का आपका ट्राई स्क्वायर बना होता है। गुनिया का ब्लेड उसकी लंबाई की उसके ब्लेड की लंबाई द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है। गुनिया का जो आकार, जो साइज है, यहाँ पर साइज आकार और लिखना चाहिए, गुनिया का डायरेक्ट लिख दिया है। गुनिया का आकार उसके ब्लेड की लंबाई द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है, जैसे कि 100 mm, 150 mm, 200 mm। गुनिया की ब्लेड की लंबाई 200 mm तक होती है, 100 से 200 mm तक होती है, 100, 150, 200। ट्राई स्क्वायर का उपयोग आप यहाँ पर देख लीजिए। 90 डिग्री का कोण यहाँ पर चेक हो रहा है। यहाँ पर हमारी फ्लैटनेस चेक हो रही है। यहाँ पर हम मार्किंग भी कर पा रहे हैं। यहाँ पर हमारी जो आपकी सेटिंग भी हो रही है 90 डिग्री पर। इस प्रकार से कुछ हम ट्राई स्क्वायर से काम करते हैं। ठीक है, अब हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आ गया है। इससे भी क्वेश्चन जरूर एक न एक उठाता है एग्जामिनर। एलिमेंट ऑफ फाइल को आपको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। देखिए, हमारे 27 मिनट का वीडियो होगा, 10 मिनट का लगभग वीडियो और होगा और हमारा फाइल भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद MCQ का लेक्चर आएगा। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आप लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें। अभी तक अगर आप हमारी टेक एग्जाम फैमिली के मेंबर नहीं बने हो तो सब्सक्राइब करिए और फैमिली मेंबर ज़रूर बनिए। आपको बहुत कुछ बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, जल्दी से आप इस टेक एग्जाम फैमिली को 10K तक पहुंचा दीजिए। आपको बहुत बड़ा सरप्राइज़ हम देने वाले हैं। आप भी सरप्राइज पाके एकदम अचंभित हो जाओगे। 10K जल्दी से पहुंचाइए। 10K पर हम आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं। वास्तव में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। DRDO सेप्टम 10 जो हमारा रिक्रूटमेंट आउट हुआ है, फिटर टर्नर मशीनिस्ट 3 ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ। मेरी बातों पर ध्यान दीजिए गाइज, मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। इस बार जो आपके लिए मैं सरप्राइज लाने वाला हूँ बहुत बड़ा। गाइज मैं आपके लिए रियलिटी बता रहा हूँ। जैसे ही हमारे टेक एग्जाम की फैमिली 10K यानी कि 10K सब्सक्राइबर जैसे ही हमारे हो जाते हैं, तो फिटर टर्नर एंड मशीनिस्ट स्टूडेंट के लिए DRDO सेप्टम 10 का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए मैं जो सरप्राइज़ देने वाला हूँ, वो वास्तव में आपने जो कोर्स अगर कहीं ख़रीदा है 1000, 2000, 1500, 3000 का, वो भी आपका उस सरप्राइज में फेल हो जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ। आपने अगर कहीं पर 3000 या 1500 का कोर्स खरीद रखा है तो वो कोर्स उसकी आयु कुछ नहीं है। वो सरप्राइज आपके लिए बिल्कुल फ्री में होगा। आपके लिए वहाँ पर 5 पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। 10K जैसी हमारे फैमिली मेम्बर हो जाते हैं। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सपोर्ट करना है। अपने भाई को इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसके इंप्रेशन बढ़े, हमारे जल्दी से 10K फैमिली मेम्बर हो जाएं। 10K पर आपके लिए जो सरप्राइज रहने वाला है, ऐसा सरप्राइज है गाइज, मैं रियली बता रहा हूँ कि आपका इतना हेल्प होगा ना DRDO सेप्टम 10 का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए कि रियली बहुत ही हेल्प होगा। आप एक बार देख लीजिए, आप फैमिली मेम्बर बने रहिए, रेगुलर वॉच करिए वीडियो को। 10K पर हमारा सरप्राइज आने वाला है बहुत जल्दी। 10K पर हमारा बहुत जल्दी सरप्राइज आने वाला है। आप वेट करिए और लाइक ज़रूर कर देना। यहाँ पर देखिए, धातु को काटने की पद्धति, मेथड्स ऑफ मटेरियल कटिंग,
धातु कटिंग को तीन विधियां हैं। धातु काटने की हमारी तीन विधियां, तीन मेथड से हम धातु काट सकते हैं। एक हमारी संलचन और चीरना और घर्षण। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या मेथड है। सबसे पहले मेथड यहाँ पर जैसे कि बोला गया, फाइलिंग एक कार्य से रेती के द्वारा फालतू धातु हटाने की पद्धति है। देखिए तीन मेथड जो यहाँ पर दी गई हैं, वो कुछ इस प्रकार से, जैसे कि अभी बोला मैंने घर्षण, आपसे बोला घर्षण, तो घर्षण वो होता है जो घर्षण से हम धातु को हटाएं। जैसे ग्राइंडिंग से हम जब किसी धातु को हटाते हैं तो वह हमारी घर्षण मेथड के अंतर्गत आता है, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन ही जनरेट हो रहा है, फ्रिक्शन से ही हमारी धातु हट रही है। तो जैसे हम ग्राइंडिंग करते हैं, धातु को हटाते हैं, वहाँ पर ऑप्शन करते हैं, तो वहाँ घर्षण के अंतर्गत आती है। और संलचन यहाँ पर जो बोला गया है, यानी कि किसी धातु को चिप्स के रूप में अलग करना है, चिप्स के रूप में हटाना, तो वो हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी? संलचन क्रिया हो जाएगी। यहाँ पर संलचन क्रिया हो जाएगी। आप देखिए यहाँ पर अगर यहाँ से क्वेश्चन आपका बन गया और आपने यहाँ नहीं समझा तो आप कहोगे हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं है, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया है। लेकिन गाइज एक एक पॉइंट मैं कह रहा हूँ कि पॉइंट आपको समझना है। यहाँ पर देखिए घर्षण, संलचन, चीरना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कटिंग करने की निम्न में से संलचन क्रिया कौन सी है, अब आप बोलोगे संलचन तो हमने कभी किसी बुक में नहीं पढ़ा, ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया है? पढ़ा है, दिया है बुक में, लेकिन आपने सही उसे समझा नहीं है। संलचन क्रिया देखिए वहाँ पर दिया रहेगा ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, चिपिंग, या आपका दिया रहेगा कुछ भी, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज, इस प्रकार से ऑप्शन रहेंगे। तो वहाँ पर ड्रिलिंग ऑपरेशन आपको मिलेगा। ड्रिलिंग ऑपरेशन मैंने बताया अभी, ड्रिलिंग या लेथ मशीन में हम टर्निंग ऑपरेशन को करें। मैंने अभी आपके लिए बताया कि किसी भी धातु को चिप्स के रूप में हटाना है, चिप्स के रूप में काटना, हम उसे कहते हैं संलचन क्रिया। काटने के बाद हमें संलचन मेथड हो जाएगी। और किसी यहाँ पर आ गया हमारा चीरना। तो चीरना मेथड जो हमारा होता है, देखिए चीरना मेथड वो क्या कहता है, किसी भी धातु को जब हम एक स्ट्रिप के रूप में, चिप्स के रूप में निकालते हैं धातु को, लेकिन डिसकंटिन्यू चिप्स नहीं होती हैं, वो कंटिन्यूस चिप्स होती हैं। जैसे कि हम कभी चीजलिंग करते हैं या हम कहें स्लॉटिंग करते हैं, तो वो हमारी कौन सी चीरना हो जाता है, चीरना मेथड के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, आपको तीनों कटिंग मेथड समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं फाइलिंग। अगर आप पूछो कि आपने मेथड तीनों बता दी, लेकिन फाइलिंग से भी हम धातु को हटाते हैं, तो हमारी फाइलिंग कौन सी मेथड के अंतर्गत आएगी? तो आपके लिए बता दूं, फाइलिंग हमारी एक घर्षण, फ्रिक्शन मेथड के अंतर्गत आई थी। उसमें भी हम धातु को घर्षण से ही धातु को काटते हैं। देखिए यहाँ पर एक कार्य से रेती के द्वारा फालतू धातु हटाने की पद्धति है। रेत एक कटिंग टूल कार्य करती है, रेती एक कटिंग टूल कार्य करती है। फिगर 4 में दिखाया गया है कि एक रेती को किस प्रकार पकड़ना है। रेतियाँ कई आकार तथा मापों में उपलब्ध हैं। यहाँ पर देखिए हमारा फिगर है, यहाँ पर दिखाया गया है कि रेती को एक हाथ आगे एक हाथ हैंडल पे आपका रहना चाहिए। रेती के भाग आप देख लीजिए, रेती के भाग जैसे बहुत लोगों को यही नहीं पता कि हमारा हील कहाँ पर होता है। ऑप्शन पूछ लिया जाता है कि कौन से भाग पर रेती का नाम एंड कंपनी का नाम लिखा होता है, तो वो हमारा होता है हील। और हील पर कभी दांते नहीं कटे होते हैं, खाली स्पेस होती है। हील पर हमारे फाइल का नाम एंड कंपनी का नाम लिखा होता है। ये हमारा फेरुल होता है जो कि हैंडल पर चढ़ा होता है। क्यों चढ़ा होता है? हैंडल को फटने से रोकने के लिए। मैं एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, आप बस लेक्चर बने रहिए। यहाँ पर फेरुल किस धातु को बना होता है? यहाँ पर तांबे का या पीतल का फेरुल बना होता है, हैंडल से फटने को रोकता है। ठीक है, ये हमारा हैंडल हो गया, लकड़ी का बना होता है। ये टैंग, इसमें जो अंदर जो पार्ट इसमें है फाइल का, उसे हम टैंग बोलते हैं। और टैंक को हमेशा नर्म रखा जाता है, सॉफ्ट रखा जाता है। और पूरी हम फाइल को हार्ड करते हैं, टेम्पर करते हैं। लेकिन टैंक जो हमारी होती है उसे हार्ड एंड टेम्पर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसमें हैंडल हम ठोक कर फंसाते हैं, और हैंडल को जब हम फंसाएंगे उसमें चोट मारेंगे तो हमारी टैंक अगर हार्ड कर देंगे तो हमारी टूट जाएगी, इसलिए उसे सॉफ्ट रखा जाता है। यहाँ पर टैंक आप देख सकते हो, ये हमारे शोल्डर हैं। यहाँ पर आप देखोगे ये हमारे शोल्डर हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग दिया गया है। फाइल का साइज लिया जाता है कहाँ से कहाँ तक। किसी बुक में लिखा है कि टिप और पॉइंट से शोल्डर तक,
शोल्डर तक। किसी पॉइंट में, किसी बुक में लिखा है टिप और पॉइंट से टैंक तक, किसी बुक में लिखा है टिप और पॉइंट से हील तक। अब आप बताइए कि फाइल का साइज आखिर लिया कहाँ तक जाता है। देखिए बहुत सिंपल है, मैं बता देता हूँ और आप इस बुक में भी देख लीजिए, स्पष्ट आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। फाइल का जो साइज है हमेशा टिप और पॉइंट से हील तक की दूरी तक लिया जाता है। देखिए यहाँ पर फाइल लेंथ आपको लिखी दिख रही है, फाइल लेंथ कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, ये हमारा टिप और पॉइंट हो गया, ये हमारा क्या होगा, हील हो गया। आपको यहाँ पर दिख रहा है ये हमारे हील है। यहाँ पर शोल्डर पे अगर आप चले जाते हो तो शोल्डर हमारा यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ तक की दूरी तो नहीं ले रहा है फाइल लेंथ में, यहीं तक ले रहा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा याद रखिए फाइल का साइज टिप और पॉइंट से हील तक की दूरी से लिया जाता है, हील तक लिया जाता है। और हील पर ही हमारा कंपनी का नाम एंड फाइल का नाम अंकित होता है। ये हमारी हो जाएगी एज, ये हमारी हो जाएगी साइड, ठीक है। सभी आपको फाइल के भाग एंड भाग के नाम सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर, चलते हैं कहाँ पर, देखिए अब आ जाते हैं कट ऑफ फाइल। आपसे पूछा जाए कि फाइल को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि फाइल को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, तो आप बोलोगे 4 प्रकार से, 5 प्रकार से, 3 प्रकार से। मैं आपके लिए बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर देखिए वर्गीकृत करना, स्पेसिफाई करना वही बात है कि आप किसी चीज़ को जब लेने जाते हो, जैसे कि मेरे से आप कोई चीज़ मांगते हो, तो उस चीज़ का आकार एंड प्रकार एंड उसकी जो भी स्ट्रेंथ, जो भी उसकी स्पेसिफिकेशन, जो भी उसके गुण है, सब कुछ आपको बताना पड़ेगा, तभी ना मैं आपके लिए वो चीज़ दे पाऊँगा। तो इसलिए फाइल कई प्रकार की होती हैं। अब आपको कौन सी फाइल चाहिए, आपको सब कुछ उसका बताना पड़ेगा, तभी एक फाइल आपको निकाल के देगा। तो किस प्रकार वर्गीकृत, किस प्रकार आप स्पेसिफाई करोगे, किस प्रकार आप उस व्यक्ति को बताओगे। तो देखिए जैसे कोई आप फाइल लेने गए हो, सबसे पहले आपको उसका क्या बताना पड़ेगा, आकार उसका बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, आकार, ठीक है। आकार यानी कि लेंथ उसकी बतानी पड़ेगी कि वहाँ पर आपको कितनी बड़ी फाइल चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बताना पड़ेगा, कट ही बताना पड़ेगा, सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट, कौन सी कट की फाइल चाहिए। एंड आपको ग्रेड ही बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा, ग्रेड भी आपके लिए बताना पड़ेगा फाइल का, कि आपको कौन सी ग्रेड की फाइल चाहिए।